हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का टायर 1 का जो एग्ज़ाम जनवरी में हो रहा है उसका हम रिव्यू देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में साइंस पोर्शन में से हैं और साथ में ये जो क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो जनवरी में जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो साइंस का जो पोर्शन, जो साइंस के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे गए हैं, उसमें से ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम, ये एक कॉमन नेम है। अब इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड क्वेश्चन इज विच मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? कौन सी ऐसी मेटल है जो एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, तो वो मेटल है मरकरी। मरकरी का सिंबल है Hg। मरकरी इज अ मेटल विच रिमेन्स एट लिक्विड, मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि स्केलर, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका एक नंबर है और वो नंबर हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है उस क्वांटिटी का, उसमें कोई डायरेक्शन, कोई दिशा स्पेसिफाई नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसके कंट्रास्ट में होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है, उसके साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है। सो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो स्केलर क्वांटिटी का क्वेश्चन था, और उसमें जो ऑप्शंस था, वेरियस इसमें ऑप्शंस गिवन थे, जिसमें एक ऑप्शन है इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इलास्टिसिटी, ये जो मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ नंबर, एक्चुअल में ये नंबर है, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी इट कॉजेज डिफॉर्मेशन, वो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन कॉज करता है। और इलास्टिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये नंबर हमें ये शो करता है कि वो जो बॉडी है वो इस डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट करती है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइंड इन पेयर इन एन एटम? एटम में कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि पेयर में फाउंड होता है? तो उसका आंसर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे आर फाइंड इन द न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं और उनको कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। एंड इनकी एक खासियत है कि दे हैव द पेयरिंग इफेक्ट, ये आपस में पेयर में पाए जाते हैं एंड दे गिव्स स्टेबिलिटी टू द एटम। का इसका जो मेन पर्पस होता है पेयरिंग का वो ये होता है कि दैट इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द एटम। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट्स एंड सी मैमल्स, इसके ऊपर बेस दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर हम जनरली कुछ फ्रूट्स और सी मैमल्स के एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। एंड इसके अलावा हम देख सकते हैं एप्पल का नेम, एप्पल का नेम है पायरस मेलस। और इसके अलावा चीकू का देख सकते हैं, चीकू का नेम है एकरस सपोटा, एकरस सपोटा।
और इसके अलावा हम देख सकते हैं ऑरेंज का नेम है सिट्रस ऑरेंटियम। These are the some example of fruits। और सी मैमल में दो मैमल्स इंक्लूड हैं, और वो है एक तो फिनबैक वेल और दूसरा है हार्बर सील। फिनबैक वेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है बेलियनोटेरा, यहाँ पे पी साइलेंट है, बेलियनोटेरा फाइसोलस। और हार्बर सील का जो साइंटिफिक नेम है वो है फोका विट्रुलिना। These are the some example regarding the scientific name of fruits and sea mammal। दोनों में से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। Which vitamin helps in blood clotting? कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। Which catalyst is used to make curd from milk? कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जिसमें काफी सारे ऑप्शन फोर ऑप्शंस गिवन होंगे, जिसमें से एक ऐसा कैटलिस्ट बताना था जो कि दूध में से दही को बनाने में काम आता है। सो इसका आंसर है रेनिन इज अ कैटलिस्ट। रेनिन इज अ एंजाइम विच यूज टू कैटलिस्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। रेनिन का जो काम है, मीन्स जो रेनिन वैसे एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मीन्स जो उनके इन्फेंट होते हैं, मैमल्स के जो इन्फेंट होते हैं, बेबीज होते हैं, उसमें रेनिन एंजाइम स्टमक में पाया जाता है। और वहाँ भी इसका जो मेन काम होता है कि जो मिल्क बेबीज जो इंजेस्ट करते हैं, जो अंदर लेते हैं, उसको ये डाइजेशन में मदद करता है। और इसकी डाइजेशन मिल्क की कैसे होती है? बाय द कटलिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क को पहले कर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। सो इसी प्रोसेस का यूज करके, मीन्स इसकी क्वालिटी का, एंजाइम की क्वालिटी का यूज करके इसका काम लिया जाता है टू कैटलिस्ट द प्रोसेस, जिससे कि दही बनाया जाता है दूध से। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेनिन। Which one is a dwarf planet in the solar system? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा और बोना प्लैनेट कौन सा है? तो वो प्लैनेट है प्लूटो। प्लूटो इज अ डार्क प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर हमारे चंद्रमा के डायमीटर से भी छोटा है, मतलब उसका भी 2/3 है। चंद्रमा के डायमीटर का भी 2/3 डायमीटर प्लूटो का है। सो प्लूटो इज अ डार्क प्लैनेट in our solar system। From where do plants get energy? Next question is plants को energy कहाँ से मिलती है? Plants को जो energy मिलती है एक्चुअल में जो उसका मेन सोर्स है वो है सन से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, और इसी लाइट एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो प्लांट्स हैं ये इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं, और जब उनको एनर्जी की नीड होती है तो यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर वो एनर्जी को गेट करते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही पौधे एनर्जी को मीन्स वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल को, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको जब इनको जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, तो तब वो उस मॉलिक्यूल से एनर्जी प्राप्त करते हैं ना। न्यूटन लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। न्यूटन्स लॉ में न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सन न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में रहना ही पसंद करेगा, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो स्टॉप नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहता है। अगर किसी टेबल पे
कोई बुक रखी है या कोई बॉल रखी है तो वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं। हम उसको उठाएंगे इसका मतलब है कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। तो जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है यूनिवर्स में वो उसी पोजीशन में रहता है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसके ऊपर बेस्ड फिनोमिनन टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और तीनों ही लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ का जो रिलेशन है वो रिलेशन है द फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of the body. So F is directly proportional to dp by dt और इसकी जो सेकंड इसका फॉर्म है वो है F is equal to ma। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो न्यूटन लॉ जो फिजिक्स में पोर्शन कवर किया गया है उसमें ये डिटेल में सब कुछ बताया गया है, साथ में इसके बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज दैट कि जब भी कोई एक्शन और या जब भी कोई वर्क मीन्स जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। और इसका सबसे बेस्ट जो इसका एग्जांपल है वो है जेट, मीन्स जो जेट एरोप्लेन है या जो रॉकेट है उसकी जो कार्य प्रणाली है, मतलब वो किस तरीके से काम करता है, वो बेसिस है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। उसका जो लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, दैट मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये तीनों ही लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें जो मेन क्राइटेरिया है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये देखिए कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए और यहाँ से किसी पर्सन ने वॉक करना शुरू करा। अब उसका जो मेन डेस्टिनेशन है ये जो पोजीशन है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये मान लीजिए कि उसको इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे आना है, ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। अब एक तरीका तो ऐसे है कि अगर ये पर्सन इस तरीके से जाए, मींस कि पहले वो एक सी पॉइंट तक गया, ये मान लीजिए उसको किसी और पर्सन से यहाँ पे मिलना है और वो सी पॉइंट तक गया, सी पॉइंट के बाद वो बी पॉइंट पर आया, मींस अब जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो डिस्टेंस था टोटल डिस्टेंस और उसके बाद वो दोबारा से अपनी ए पोजीशन पे आ गया। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन और ये थी इनिशियल पोजीशन। तो जब हम डिस्टेंस कवर की बात करते हैं तो डिस्टेंस कवर होता है AC प्लस CB प्लस BA, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू AC प्लस CB प्लस BA, मीन्स A से लेके C से फिर B और फिर B से फिर A। तो ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिफरेंस था, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस था, नो मैटर कि वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो कोई मतलब नहीं है। पर्पस ये है कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन, मान लीजिए ये दोनों 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर का है। बेशक उसने 10 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया होगा या 10 किलोमीटर C से B के बीच में ट्रेवल किया होगा, लेकिन जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वो सिर्फ 5 किलोमीटर का। इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर का है और जबकि जो डिस्टेंस है वो है 10 प्लस 5। सो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जो हमारा सूरज है उसकी जो रेडिएशन है, सन की जो रेडिएशन अर्थ पर आ रही हैं, सो अर्थ सरफेस पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका मतलब है कि वो वापस से स्पेस में लौट जाती है।
जो सन की रेडिएशन आती है वो सन की रेडिएशन वापस भी चली जाती है सन मींस अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर। अब जो हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर का काम क्या है, ये जो हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ये गैसेस क्या करती हैं? ये गैसेस इसी रिफ्लेक्टेड रेस को, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है? इसकी वजह से फायदा ये होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। मींस हम जिस इस वक्त अपने अर्थ के टेम्परेचर पे रह रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम सरवाइव कर रहे हैं, उसका मेन एक रीजन वो ये है कि जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द अर्थ्स टेम्परेचर। अब अगर यही गैसेस ज्यादा होंगी, अगर यही गैसेस ज्यादा होंगी तो उतनी ज्यादा ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। जो सोलर रेडिएशन है उसमें से आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन की हीटिंग प्रॉपर्टी है। अब जितनी ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी और जितनी ज्यादा ये जो हम इस इफेक्ट को, पूरे इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जितनी ज्यादा ये गैसेस होंगी उतना ज्यादा ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये गैसेस कौन सी है? ये गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके साथ में ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वाटर भी ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड होता है, इसका प्रपोर्शन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वाटर में जो मींस जो हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो वाटर का एडिशन है, वाटर वेपर का एडिशन एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है। तो इसलिए हम वाटर को एज अ ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इसके लेवल पे एटमॉस्फेयर में कोई फर्क नहीं है। मेन जो हमारा कंसर्न है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो दीज इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन का जो ओजोन है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है बाय द फोटोकेमिकल स्मोक के प्रोसेस से। जो स्मोक है वो फोटोकेमिकल स्मोक का जो कंपोनेंट है वो ओजोन भी है। सो ओजोन इज प्रोड्यूस इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्रियल एमिशन से एटमॉस्फेयर में आता है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ओजोन लेयर डिप्लीशन पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर क्या है? अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर जोन में ओजोन की लेयर है। और ये ओजोन की लेयर क्या करती है? ओजोन की लेयर का काम है कि सन की जो यूवी रेज हैं, हार्मफुल यूवी रेज है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको अर्थ सरफेस तक पहुंचने नहीं देती हैं। और ये जो यूवी रेज हैं दीज आर कैंसर कॉजिंग, ये कैंसर कॉजिंग रेज हैं। सो जो ये ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसकी वजह से यूवी रेज अर्थ एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाती हैं और इसी ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। और जो उसका मेन रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कहाँ से हो रहा है? इनका एमिशन हो रहा है इंडस्ट्रियल्स, मींस जितना भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं एंड दे कॉजेज द ओजोन लेयर डिप्लीशन। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सन के बाद जो प्लैनेट आता है वो आता है मरकरी। लेकिन मरकरी का टेम्परेचर भी इतना नहीं है जितना कि वीनस का टेम्परेचर है। मरकरी के बाद है वीनस। वीनस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वीनस की जो सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर है वो अराउंड 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सो दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है? सागर की गहराई मापी जाती है फेथोमीटर से। और जो फेथोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो फंक्शन है, मींस ये कौन सी प्रणाली पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द इको साउंडिंग।
ये इको साउंडिंग पे बेस्ड है। फेथोमीटर, इसका नाम फेथोमीटर इसलिए है क्योंकि जो मींस जो ट्रेडिशनली वाटर की गहराई मापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था वो था फेथोम। सो फेथोम पे बेस्ड इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया फेथोमीटर, और इसका जो टेक्निक है वो टेक्निक वो यूज करते हैं इको साउंडिंग। व्हाट इज द इको साउंडिंग? इको साउंडिंग में क्या होता है, जो फेथोमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक तो लगा होता है ट्रांसमीटर और एक लगा होता है रिसीवर। सो ये जो ट्रांसमीटर है ये साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, एंड दीज साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर, वो वाटर में ट्रेवल करती है, और उसके बाद ये मान लीजिए ये ओशियन की गहराई है, मतलब कि ये ओशियन का तल है, उसका बेस है, बॉटम है, उससे टकरा के ये रिफ्लेक्ट होती है और ये वापस जाती है, जिसको रिसीवर जो लगा होता है वो उसको रिसीव कर लेता है। तो जितना टाइम, इसको हम कहते हैं इको साउंडिंग। सो जितना टाइम, टोटल टाइम लगा वो टाइम था, ये मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम अगर इसको नीचे तक जाने में लगा, 2 सेकंड ही इसको ऊपर आने में लगा, तो टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड। 4 सेकंड इसका मतलब है कि नीचे जाने में से कितना टाइम लगा था, इसका हाफ कर दीजिए तो वो हो जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड का टाइम नीचे जाने में लगा, और साथ में हमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर वो हमें पता है, तो उस दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का यूज करके समुद्र की गहराई मापी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द फेथोमीटर which has transmitter and receiver इसके पार्ट हैं, and they work on the echo sounding technique। स्पॉन्ज फाइलम, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द मींस स्पॉन्ज की जो फाइलम है वो क्या है। स्पॉन्ज बिलोंग टू फाइलम पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा एनिमल किंगडम में फाइलम है पॉरीफेरा, उसमें बिलोंग करती है। और जो स्पॉन्ज है, जो मींस जो ये पॉरीफेरा है, इसका मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स। एंड ये जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन, दोनों तरीके के पानी में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में भी और फ्रेश वाटर में भी। एंड दे आर हेट्रोट्रॉपिक। इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं? दे आर हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स, और दे आर मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स का मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनका जो मेन कैरेक्टर है दैट दे कंटेन पोर्स, और इन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। इनका जो नेम है वो नेम है ऑस्टिया। सो दिस इज जो क्वेश्चन आया था ये पॉरीफेरा फाइलम में से आया था। मे बी क्वेश्चन लाइक दिस कि स्पॉन्ज किस फाइलम में बिलोंग करते हैं। सो दे बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम। Theory of relativity. What is the theory of relativity? This theory of the theory of relativity is given by Sir Einstein, Albert Einstein. सर आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, एंड दैट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है दैट E इज इक्वल टू mc²। ये इसका रिलेशन है। इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब ये है कि इन अ वैक्यूम जो मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है, वैक्यूम मतलब होता है जहां पर कोई हवा नहीं होती है, जहां पे एयर नहीं होती है, वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। दिस इज अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब कोई भी जो नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है उसके लिए फिजिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं, एंड द स्पीड ऑफ लाइट मीन्स दैट c is the speed of light, it does not depend on the speed of observer, पे वो डिपेंड नहीं करती है इन अ वैक्यूम। दिस इज अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट इज गिवन बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसका जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू mc²।